गर्मियों का जादुई स्नो पार्क। चिंकी, पिंटू, मोंटी, पिंकी, आलिया ये सभी एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। चिंकू और पिंटू दोनों भाई बहन थे और एक ही घर में रहते थे। मोटू, पिंकी और आलिया इन तीनों का घर अलग अलग था, पर पांचों बहुत गहरे दोस्त थे और सभी एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे। चिंकी और पिंटू स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। चिंकी और पिंटू के बाकी दोस्त भी स्कूल आ जाते हैं। गर्मियों का मौसम था और स्कूल की छुट्टियां भी पड़ने वाली थी। तभी पांचों आपस में बात करते हैं। दीदी, अब तो स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली है और मोंटू तो अपने परिवार के साथ शिमला के मजे लेने जा रहा है। क्या कहा? शिमला? मैंने सुना है वहाँ पर तो बर्फ पड़ती है। मोंटू को तो वहाँ बहुत मजा आएगा, वो तो वहाँ पर आइस राइड्स भी कर सकता है। हाँ, मैंने भी सुना है शिमला में लोग घूमने जाते हैं और वहाँ बर्फ से बड़े बड़े स्नोमैन भी बनाते हैं, जैसे हमने अपनी किताबों में देखे हैं। काश हम भी स्नो का आनंद ले पाते। आलिया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? हमारे माता पिता इतनी मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए हमें स्कूल भेजते हैं। हम उन्हें शिमला ले जाने के लिए नहीं कह सकते हैं, वो हमें कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। तुम सारे तो गरीब हो, गरीब। शिमला में तो मेरे मामा का घर है। मैं तो पूरी गर्मी में शिमला में ही आनंद लूंगा और तुम सब लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितने मजे कर रहा हूँ। मोंटू एक अमीर घर का लड़का था जो इस गर्मियों में अपने परिवार के साथ अपने मामा के यहाँ शिमला जा रहा था। मोंटू को बाकी बच्चों को चढ़ाने में बहुत मजा आता था। मोंटू अपनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। मोंटू के चले जाने के बाद पिंकी कहती है, काश कुछ ऐसा हो पाता कि हमारे गांव में एक बड़ा सा स्नो पार्क होता जिसमें हम सभी गांव वाले मस्ती करते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हो सकता है। मेरी माँ कहती है कि हम कोई भी इच्छा अगर दिल से मांगे तो परियां उसे जरूर पूरा करती हैं। क्यों ना हम सारे मिलकर परी से प्रार्थना करें कि वो हमारे लिए गांव में एक बड़ा सा स्नो पार्क बनाए। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो। हम सबको परी से प्रार्थना करनी चाहिए। परी हमारी बात जरूर मानेगी। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपना अपना बैग लेकर अपने अपने घर के रास्ते निकल जाते हैं। पिंकी और चिंटू अपने घर जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। पिंकी, क्या अगर हम परी से सच्चे दिल से कुछ मांगेंगे तो वह सच में मिल जाएगा? हाँ चिंटू, माँ ने तो मुझे हमेशा ऐसा ही कहा है। क्यों ना हम एक बार प्रार्थना करके देख ले। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसके बाद वो अपने माँ के बने हुए खाने का आनंद लेते हैं और अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद शाम को दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ बातें करते हैं। रात हो जाती है। पिंकी और चिंटू अपने कमरे में सोने के लिए आ जाते हैं। पिंकी और चिंटू दोनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था। वो परी से प्रार्थना करते हैं कि उनके गांव में एक बड़ा सा स्नो पार्क बन जाए। दोनों भाई बहन हाथ जोड़कर खिड़की पर खड़े हो जाते हैं और परी से प्रार्थना करते हैं, हे परी, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हम सभी आपसे ये विनती करते हैं कि हम सभी बच्चों के लिए गांव में एक बड़ा सा स्नो पार्क बना दीजिए, जिससे गांव के सभी लोग गांव में ही शिमला का आनंद ले सके। चिंकी और पिंटू दोनों प्रार्थना करके अपने बेड पर सो जाते हैं और जैसी ही सुबह होती है, पिंकी और पिंटू को बाहर से शोर सुनाई देता है और वो खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। ये कैसा शोर आ रहा है? चलो चलकर देखते हैं। पिंकी और चिंटू दोनों खिड़की से जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि चारों तरफ गांव में बर्फ ही बर्फ है और स्नोफॉल हो रही है। गांव के सभी लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं। बच्चे बर्फ से खेल रहे हैं। पिंकी और पिंटू से घर में और नहीं रहा जाता और वो बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकल जाते हैं। पिंकी और चिंटू को अपने बाकी के दोस्त भी बाहर मिल जाते हैं। तुम्हें पता है चिंटू और पिंकी, मैंने कल परी से प्रार्थना की थी कि वो हमारे गांव में एक स्नो पार्क बना दे और देखो उन्होंने मेरी सुन ली। क्या तुमने भी परी से प्रार्थना की थी? चिंटू और मैंने भी परी से स्नो पार्क के लिए रात को प्रार्थना करी थी। परी कितनी अच्छी है, उन्होंने हम सब की सुन ली। इसके बाद चिंकी और पिंटू अपने बाकी के दोस्तों के साथ स्नोफॉल का आनंद लेते हैं। वो बर्फ में स्नो राइडिंग करते हैं और बर्फ के बड़े बड़े पुतले बनाते हैं और उन्हें टोपी भी पहनाते हैं। बर्फ में खेलकर सबको बहुत अच्छा लगता है। तभी पिंकी की मम्मी आवाज लगाती है, पिंकी, चिंटू जल्दी से घर में आ जाओ, खाना खा लो। देखो मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाए हैं। आ रहे हैं माँ। दोस्तों तुम यहीं पर खेलो, हम बस यूं गए और यूं आए।
इसके बाद पिंकी और चिंटू घर में माँ के हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म खाना खाते हैं। उसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ स्नो पार्क का आनंद लेने के लिए आ जाते हैं। पिंकी और चिंटू के साथ साथ उनके माता पिता भी स्नो पार्क में बड़े बड़े स्नोमैन बनाते हैं। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी दोस्तों ने अपनी एक बहुत अच्छी यादें बना ली थी और उन्हें फोटो में कैद कर ली थी। कुछ दिनों में गर्मियां खत्म हो जाती है और वो स्नो पार्क भी खत्म हो जाता है। गांव के सभी बच्चों और लोगों ने स्नो पार्क का बहुत आनंद ले लिया था और अब सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। चिंकी और पिंटू का स्कूल भी खुल जाता है और शिमला से घूमकर मोंटू भी वापस आ जाता है। स्कूल जाने के बाद मोंटू सबके सामने बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगता है। तभी मोंटू को पिंटू कहता है, मोंटू, तुम्हें तो स्नो राइडिंग करने के लिए शिमला जाना पड़ा, लेकिन हमने तो गांव में ही बड़ा सा स्नो पार्क में स्नो राइडिंग करी है और बड़े बड़े स्नोमैन भी बनाए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो, हमारे पास फोटोज भी हैं। मोंटू वो सारी फोटोज देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि गांव के स्नो पार्क का आनंद वो नहीं ले पाया। सारे बच्चे मोंटू के ऊपर हंसने लगते हैं और मोंटू कक्षा में जाकर पीछे आराम से बैठ जाता है। इस तरह सभी ने गर्मियों में स्नो पार्क का आनंद लिया और सभी बच्चों ने परी को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि आज परी की बदौलत ही गांव के सभी बच्चों ने स्नो पार्क का मजा लिया और तो और उनके परिवार वालों ने भी खूब आनंद लिया। एक समय की बात है, किशनगंज गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रीति। वैसे तो वो दयालु और बहुत प्यारी थी, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, जिस कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रीति कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसते हुए बोली, अरे वो देखो, टकली चुड़ैल जा रही है। पता नहीं इसका जन्म धरती पर हुआ ही क्यों, ये तो धरती की बोझ है। ना ही सूरत अच्छी और ना सर पर एक भी बाल है। उन सभी लड़कियों की बातें सुन प्रीति को बहुत बुरा लगा और वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। प्रीति दुखी मन कॉलेज में पहुँची। वहाँ भी सभी लड़के लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाते। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आई और सभी स्टूडेंट से बोली, स्टूडेंट्स, आप सब अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आई है ना, और जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए वो खड़े हो जाइए। तभी कुछ स्टूडेंट के साथ प्रीति भी चुपचाप खड़ी हो गई। ये देख टीचर बोली, अरे प्रीति, तुम प्रोजेक्ट लेकर क्यों नहीं आई? मैडम, मैंने प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से बनाया था पर लाना भूल गई। इतने में क्लास की एक लड़की हंसते हुए बोली, मैडम, इसे याद कहाँ से रहेगा, इसके सर पर बाल नहीं है ना, इसलिए सबको सर के ऊपर से निकल जाता है। इतना कहते ही पूरी क्लास हंसने लगी। ये देख प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो करती भी क्या। फिर टीचर ने सबको डांट कर चुप कराया। बेचारी प्रीति को अपने घर में भी ताने सुनने को मिलते, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ कावेरी उसे चैन से जीने नहीं देती। प्रीति जब घर पहुँचती है, आ गई महारानी अपनी मनहूस शक्ल लेकर, पूरा दिन कॉलेज में बिता कर आती है, घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ कर करेगी? माँ, आप मेरे स्वर्गवासी माँ को कुछ मत कहिए, मैं घर का सारा काम करके ही कॉलेज जाती हूँ। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, अपनी मरी हुई माँ के साथ मर क्यों नहीं गई? हाँ। अपनी स्वर्गवासी माँ के बारे में सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। प्रीति घर का सारा काम करती थी, लेकिन काम में गलती होने पर उसकी सौतेली माँ कावेरी उसे खूब मारती थी। एक दिन प्रीति किचन में बर्तन धो रही थी, तभी गलती से उससे कांच का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। इस बात पर कावेरी उसे बहुत मारती है। माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है माँ। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? कोई भी काम ढंग से नहीं करती। लगता है भगवान ने तुझे बाल के साथ सर पर दिमाग भी नहीं दिया। नाशपीटी कहीं की, जब देखो तब नुकसान पर नुकसान करती रहती है। माँ, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे कड़वे बोल क्यों बोलती हो? क्योंकि तू है ही इसी लायक। जा यहाँ से और जल्दी से काम निपटा। कावेरी की एक बेटी भी थी, उसका नाम था नेहा। नेहा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था।
इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी सुंदर लड़की और कोई नहीं है। झील सी नीली आंखें, गोरे गाल और लंबे नागिन जैसे बाल किसी के भी नहीं है। वाओ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। नेहा और प्रीति एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जहाँ प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वहीं नेहा को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती किया करती। कॉलेज में टीचर्स से प्रीति की तारीफ सुन नेहा को बहुत ईर्ष्या होती। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। फ्रेंड्स देखो, मैं आज मार्केट से फैशनेबल हेयरबैंड लेकर आई हूँ। वाओ यार, ये हेयरबैंड तो बहुत ही सुंदर है। क्या मैं एक बार अपने बालों पर लगाकर देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने में वहाँ प्रीति आई। तभी नेहा बोली, लो आ गई मैडम अपना टकला चांद लेकर। नेहा, ये तो तेरी बहन है ना, इसे भी कभी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाया कर। इसका भी तो मन करता होगा मेकअप किट और हेयरबैंड वगैरह खरीदने का। क्या यार, तुम भी पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये गंजी अपने सर पर हेयरबैंड कैसे लगाएगी? और ना ही ये सुंदर है, चाहे जितना भी मेकअप किट लगा ले, रहेगी काली बंदरिया की बंदरिया ही। ये कहते हुए सभी जोर जोर से हंसने लगे। तभी वहाँ टीचर आई और सभी चुप हो गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे कॉलेज में बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने वाला है, इसलिए आप सब उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर ले। ये सुन नेहा खुश होते हुए बोली, वाओ फैशन शो, फिर तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी और विनर भी मैं ही बनूंगी। हाँ यार, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की इस पूरे कॉलेज में नहीं है। विनर तो 100% तुम ही बनोगी। तभी कुछ लड़कियों को फैशन शो की चर्चा करते देख प्रीति मन ही मन बोली, काश मैं भी फैशन शो में हिस्सा ले पाती। तभी नेहा की सहेली आरती हंसते हुए बोली, अरे इस टकली को तो देखो, लगता है फैशन शो में भाग लेने का सपना देख रही है। ये उजड़ा चमन और काली शक्ल देखकर कोई भी इसे स्टेज पर कदम भी नहीं रखने देगा। हिस्सा लेना तो दूर की बात है, क्यों फ्रेंड्स? प्रीति को सबकी बातों का बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ कहे घर लौटकर स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। माँ, मुझे अब छोड़कर क्यों चली गई? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई बस मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाता है। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। तभी कावेरी चिल्लाते हुए बोली, अरे आते ही किसका मातम मनाने लगी? कमरे से बाहर निकल और जल्दी से खाना बना, नेहा बेटी आती ही होगी। इतने में खुश होते हुए नेहा कॉलेज से घर आई और माँ कावेरी से बोली, माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने लिए मेकअप किट और एक सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है। अगले हफ्ते कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसकी फुल तैयारी करनी है। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने पैसे लिए थे बेटा। हाँ, पर वो पैसे तो मैंने घूमने फिरने में खर्च कर दिए। ओह अच्छा ठीक है बेटी, पहले कुछ खा लो, सुबह तुम कॉलेज नाश्ता किए बिना ही चली गई थी। वहीं पास में खड़ी प्रीति ये सब सुन रही थी। फिर वो हिम्मत कर सौतेली माँ कावेरी से बोली, माँ मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी फैशन शो में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही कावेरी भड़क गई और बोली, तुझे शर्म नहीं आई पैसे मांगते हुए? एक तो हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ऊपर से तुझे पैसे चाहिए? ना शक्ल सूरत अच्छी, ना सर पर बाल। मेरी बेटी की बराबरी करने चली है महारानी। अरे माँ, ये मुझसे बहुत जलती है और फैशन शो जीतने के सपने देख रही है मैडम। पता नहीं इसे अपने ऊपर किस बात का घमंड है, उजड़ा चमन काली बिल्ली कहीं की। प्रीति दुखी होकर घर से बाहर निकल गई और रोते रोते गांव के पास एक जंगल में चली गई। इस कठोर दुनिया से ये जंगल बेहतर है, यहाँ कोई तो होगा जो मेरे दुख को समझेगा। ये कहते हुए प्रीति जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी उसे अचानक जाल में एक हिरण दिखाई दिया जो जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ओह बेचारा हिरण, लगता है किसी शिकारी ने शिकार करने के लिए जाल बिछाया होगा और बेचारे हिरण फंस गया। मैं अभी इस प्यारे हिरण को जाल से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति ने हिरण को जाल से बाहर निकाला। हिरण खुशी से यहाँ वहाँ उछलने लगा और प्रीति के इर्द गिर्द घूमने लगा। जाओ प्यारे हिरण, अब तुम आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी, मेरा क्या है, मैं जीकर भी क्या करूँगी अब।
ये कहते हुए प्रीति रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और हिरण गायब हो गया। उसकी जगह एक सुंदर सी बाल परी प्रकट हुई। उसे देखकर प्रीति बोली, अरे ये क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं प्रीति, ये सच है। मैं बाल परी हूँ। मैं हिरण के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? फिर प्रीति ने रोते रोते बाल परी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर बाल परी ने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे और तुम बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। इतना बोलकर बाल परी अदृश्य हो गई। फिर परी के कहे अनुसार प्रीति के सर पर सोने के बाल आ गए और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अपना बदला हुआ रंग रूप देख प्रीति फूली ना समाई और मन ही मन बाल परी का धन्यवाद कर खुश होते हुए घर वापस लौट गई। जब कावेरी और नेहा ने प्रीति को देखा तो बस देखते ही रह गए। अरे माँ, इस टकली के पास सोने के बाल कहाँ से आई? ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है अब। हाँ बिटिया, ये तो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। माँ, मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना कहकर नेहा ने जलते हुए प्रीति से उसके सोने के बालों के बारे में पूछा। फिर प्रीति ने सच्चाई बताते हुए कहा कि बाल परी ने उसे सोने के बाल दिए। ये सुनते ही नेहा फौरन जंगल की ओर निकल पड़ी। वो बाल परी की खोज करने लगी। बाल परी, ओ बाल परी, सामने आओ बाल परी, कहाँ हो तुम? ये कहते हुए नेहा बाल परी को जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन सामने कोई नहीं आया। थोड़ी दूर चलने पर नेहा को जाल में फंसा हुआ एक सोने का हिरण दिखाई दिया, जिसे देख नेहा बोली, अरे ये क्या? ये तो सोने का हिरण है। क्यों ना मैं इस हिरण को मार कर बाजार में बेच दूं? इसके बदले मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। बाल परी तो मिली नहीं, ना ही सोने के बाल। चलो यही ठीक है। ये सोचकर नेहा जैसे ही हिरण को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी वो हिरण गायब हो गया और गुस्से में बाल परी प्रकट होते हुए बोली, लड़की, तुम बहुत ही लालची और पापी हो। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। तुम्हें सोने के बाल चाहिए था ना? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, तुम काली हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हो जाएंगे। तुम बिल्कुल बदसूरत लगोगी, बदसूरत। इतना कहकर बाल परी अदृश्य हो गई। वहीं नेहा के सारे बाल देखते ही देखते सच में झड़ गए। उसके चेहरे पर कई सारे दाग धब्बे भी हो गए। वो बिल्कुल बदसूरत लगने लगी। अरे अरे, ये क्या हुआ? अब मैं अपनी शक्ल किसी को कैसे दिखाऊंगी? ये कहकर नेहा रोने लगी। उसे उसके किए की सजा मिल गई। उस दिन के बाद से नेहा ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कावेरी बहुत दुखी हुई। फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने कभी प्रीति को परेशान नहीं किया। वही फैशन शो के दिन प्रीति तैयार होकर कॉलेज पहुंची। सबकी निगाहें प्रीति पर टिक गई और फैशन शो की विजेता बन प्रीति सोने के बालों की वजह से हर जगह फेमस हो गई और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी।